नमस्कार, मैं अशोक व्यास दूरदर्शन राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में पहले फेज का यानी पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नजर आता है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर रीजनल पार्टियों ने इन राष्ट्रीय दलों की पार्टियों की नाक में दम किया हुआ है, तो कहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार इनके ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं वो है राजस्थान के दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र। वागड़ के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया है, लेकिन इस बार यहां की राजनीति कुछ नई करवट ले रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं हैं। अगर हम नजर डालते हैं, पहली सीट है बांसवाड़ा, ये एसटी के लिए रिजर्व है और यहां से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया ने बीजेपी के धन सिंह को करीब 1400 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। दूसरी सीट है बागीदोरा, यहां कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जीत दर्ज की थी। तीसरी जो विधानसभा है वो है गढ़ी, यहां पर बीजेपी के कैलाश चंद ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की। चौथा विधानसभा क्षेत्र है कुशलगढ़, यहां रामीला खड़िया ने बीजेपी के भीमाबाई को करीब 9407 वोटों से हराकर अपनी जीत दर्ज की है। घाटोल, यहां पर कांग्रेस के नानालाल ने यह सीट अपने खाते में दर्ज की। छठी जो विधानसभा है वो है डूंगरपुर, यहां कांग्रेस के गणेश घोगरा ने इस विधानसभा पर अपना कब्जा जमाया। सातवीं जो विधानसभा है वो है सागबाड़ा, यहां बीजेपी के शंकरलाल ढीचा ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। आठवां विधानसभा क्षेत्र है 84, यहां भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने, जो अभी यहां वर्तमान में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के सुशील कटारा को 69,000 से अधिक मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र की और अधिक जानकारी के लिए आइए हम देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में बांसवाड़ा लोकसभा सीट का चुनाव काफी रोचक बना हुआ है। यहां भाजपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने से हर किसी की निगाहें इस हॉट सीट पर टिकी हुई हैं। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी की ओर से मजबूत दावेदारी जताने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। अगर इस लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की 8 विधानसभाएं आती हैं। ये दोनों जिले वागड़ क्षेत्र में आते हैं। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी पर कई टापू होने के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। यह जिला जंगलों, पहाड़ियों, वन्यजीवों और प्राचीन मंदिरों से समृद्ध है। वहीं पहाड़ों का नगर कहलाने वाला डूंगरपुर अपनी वास्तुकला, महलों और ऐतिहासिक भवनों के लिए मशहूर है। यहाँ सोम, माही और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम में लगने वाले मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। अब इस सीट पर होने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहाँ शुरुआत से ही काफी सियासी उठापटक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले यहाँ कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। आदिवासी क्षेत्र के दिग्गज नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें बांसवाड़ा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उधर कांग्रेस ने अरविंद डामोर को मालविया के सामने चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि बाद में कांग्रेस ने ईडी गठबंधन के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को अपना समर्थन दे दिया। इस बीच दिलचस्प बात यह रही कि समर्थन देने से पहले कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अरविंद डामोर ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। अब वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि डामोर को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बात चल नहीं रही है, निष्कासित कर दिया गया है। निसंदेह कांग्रेस ने मुझे निष्कासित कर दिया। अगर वो चाहती, अगर मुझे पहले से अगर बोल देती कि अरविंद जी आपको विड्रॉल करना होता, विड्रॉल ही नहीं, मैं फार्म ही नहीं भरता और ऐसे सब्जेक्ट को फार्म भरवाते जो विड्रॉल कर लेता। भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात करें तो वे एक बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं।
मालविया पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इस चुनाव में वे वागड़ क्षेत्र के विकास, रेल और सड़क का विस्तार, पावर प्लांट लगाने और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने का वादा कर जनता से वोट मांग रहे हैं। मुझे इस वागड़ का विकास करना है, इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए काम करना है, आने वाले समय में रेल कैसे आए उसके लिए प्रयास करना है, यहाँ पर नेशनल हाईवे से हम जुड़े उसके लिए प्रयास करना है, यहाँ पर पावर प्लांट वगैरह आवे जिससे कि हमारे इस बांसवाड़ा जिले के अंदर एक प्रगति हो सके, इसके लिए काम करना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे आ जाएं उसके लिए काम करना है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद डामोर कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में सक्रिय रहे हैं। उनकी मां सीता डामोर पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं। यह अरविंद का पहला चुनाव है। तो हजारों लाखों युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पनप रहे हैं, युवा आज पहली बार देश आजाद हुआ, पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में युवाओं को मौका मिला और युवा बहुत खुश था। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं। इससे पहले वे 2018 में भी विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और वन भूमि पर आदिवासी और गरीब समाज के वंचित लोगों को वनाधिकार पट्टे जारी करने जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। ये वर्तमान समय में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जोरदार टर्निंग पॉइंट आया है कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टियों का कई जगह गठबंधन हुआ है, उसी अनुरूप हमारे बांसवाड़ा सीट पे भी गठबंधन हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या बीएपी का कार्यकर्ता हो, सब मिलके इस लोकसभा चुनाव को शानदार तरीके से जीतेंगे। इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ कांग्रेस 12, भाजपा 3 और निर्दलीय व अन्य दल 2 बार जीते हैं। भाजपा ने सीट पर पहली बार 2004 में अपनी जीत का खाता खोला। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत विजयी हुए। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। अगर इस सीट पर 2019 में हुए चुनाव के परिणामों को देखें तो भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को हराया था। अब बात बागीदौरा विधानसभा सीट के उपचुनाव की करें तो यह महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। यहां 26 अप्रैल को ही उपचुनाव होगा। इसके लिए भाजपा ने महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ भाजपा में शामिल हुए सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस उपचुनाव में भी गठबंधन की रणनीति को अपनाते हुए भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जय किशन को अपना समर्थन दिया है। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन से पहले कपूर सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया था। यहां भी बीएपी से गठबंधन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस नहीं लेने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस विधानसभा सीट पर पिछले साल नवंबर में चुनाव की बात करें तो तत्कालीन कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएपी के जय किशन को हराया था। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो यहां कुल 21,92,444 मतदाता हैं। इनमें 11,07,026 पुरुष, 10,85,397 महिला और 21 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 72.81% मतदान हुआ था। इस बार और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। बूथ के ऊपर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, एमएफ जिनको बोला जाता है, जैसे कि रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर लाइट होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पृथक से शौचालय होने चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाएंगी। इस चुनाव में जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ रोजगार का मुद्दा प्रमुख है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला अभी भी कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इसके अलावा बेहतर चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन की सुविधा के साथ ही मक्का के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की मांग भी बड़े चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। वहीं डूंगरपुर जिले में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ के लिए वरदान साबित होने वाली भीका भाई माही नहर परियोजना का लंबे समय से काम हो रहा है, लेकिन वर्षों के इंतजार के बाद भी किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है।
इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति के वर्षों बाद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया है। सोलर पावर प्लांट के अलावा किसानों के जो खेत हैं सोलर पंप्स लगाए जाएं, उनमें उनको सब्सिडी दी जाए। रेल व्यवस्था से जोड़ दिया जाए जिससे व्यापार, उद्योग और शिक्षा जैसे कार्य में हमारे अपने ज़िले को बहुत सारी सुविधाएं मिल सके। यहाँ जैविक खेती कर रहा हूँ जी, तो मेरे को कोई प्रमाण पत्र यहाँ कोई मिलता है तो मैं आगे मंडी में लेके जाऊँ आगे जाऊँ तो उसका मतलब प्रूफ मिले तो मेरे को थोड़ा फायदा होए। भीखाबाई नहर का काम काफ़ी वर्षों से ये अटका हुआ है, तो हम सरकार से इस बार यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस बार पूरा हो जाए। सागवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा की समस्या है। यहाँ पर स्टाफ की बहुत सारी कमी है। सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होते हुए भी 24 आवर ब्लड बैंक चालू नहीं रहता है। अब देखना है कि 26 अप्रैल को होने वाले चुनावों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता किसको अपना समर्थन देगी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। दूरदर्शन समाचार के लिए बांसवाड़ा से भुवनेश द्विवेदी के साथ मैं मयंक शर्मा, डूंगरपुर। अभी आपने देखी डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की हमारी ये खास रिपोर्ट। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं दो खास मेहमान। आइए सबसे पहले उनका परिचय करवा दें। मेरे दाईं तरफ हैं संदीप माथुर साहब। नमस्कार। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। और उनके दाईं तरफ हैं जितेंद्र प्रधान साहब। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की राजनीति पर आपकी अच्छी पकड़ है। संदीप सर, सबसे पहला सवाल मैं आप ही की तरफ दागूंगा कि अब की बार बांसवाड़ा में बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब की बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बीजेपी की रणनीति को आप कैसे, किस तरह से देखते हैं? अशोक जी, महेंद्र सिंह जी मालवीय की बात करें तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो उनका परिचय जानना पड़ेगा, उनके जो राजनीतिक सफ़र है उस पर जानना पड़ेगा, फिर हम बीजेपी ने जो कदम उठाया उस पर जाएंगे। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो हैं वो उन्होंने राजनीति में कदम रखा अपना छात्र राजनीति से, एबीवीपी से, और वो सरपंच, प्रधान, विधायक और सांसद के पद पे, मतलब राजनीति में जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों पे वो उनका अनुभव उनके पास में है। पिछले कुछ दिनों से वो नाराज़ चल रहे थे या जो भी उनका कारण थे और वो बीजेपी में वो पुनः शामिल हो गए। अब इसका फ़र्क ये है कि इसमें देखिए कि ये हम इस बात को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि मालवीय जो हैं वो उस आदिवासी बेल्ट जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर, उनके एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद में बीजेपी बहुत मजबूत हुई है और एक सशक्त उम्मीदवार उन्होंने बीजेपी ने उस क्षेत्र के लिए दिया है। जितेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो आदिवासी बहुल एरिया है और यहाँ पर कांग्रेस की हमेशा से अच्छी पकड़ रही है। अभी भी हम अगर बात करते हैं तो 8 में से 5 विधानसभाओं में उनके खुद के एमएलएज हैं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी इनको भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करना पड़ा? देखिए अशोक जी, इसके लिए पूरी राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति का जो सिनेरियो है उसको देखना पड़ेगा। बीटीपी का जो वर्चस्व है, पिछले 2 चुनावों से बीटीपी का वोट शेयर बढ़ा है, आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि लास्ट तक जहाँ जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की बात है, वहाँ लास्ट तक पसोपेश की स्थिति रही। वो उसका कारण ये था कि कांग्रेस में एक धड़ा ये चाहता था कि गठबंधन हो और एक धड़ा चाहता था गठबंधन नहीं हो, क्योंकि बांसवाड़ा एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। 1952 में सबसे पहले भीखाभाई, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बाद में राजस्थान गवर्नमेंट में मंत्री भी बने, भीखाभाई यहाँ से निर्वाचित हुए और उसके बाद ज़्यादातर समय कांग्रेस का कब्जा रहा। 2 बार जनता दल और जनता पार्टी के भी लोग यहाँ जीत के आए। और एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि समाजवादियों का भी ये बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ मामा बालेश्वर दयाल, जो कि समाजवादियों के बड़े नेता, आदिवासियों में काफ़ी मामा के नाम से मशहूर थे, वो उनका मतलब कार्यक्षेत्र रहा और उनका गुजरात और ये अपने राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव था। अब बात करें मुद्दे की बात पर आए तो ये जो गठबंधन हुआ उसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस ने ये देखा कि वोट शेयर इनका लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं सियासी मजबूरी के तहत उठाया गया कदम है। उस कदम में आप देख सकते हैं जालौर सिरोही, जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी आदिवासी वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में और खुद राजकुमार रौत ने अपील की थी, आप देखिए उनके बयान। राजकुमार रौत ने ये अपील की कि अगर कांग्रेस हमसे गठबंधन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
का भी आधार पिछले 3 दशक में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है वहाँ। संघ परिवार, खासकर वनवासी कल्याण परिषद और संघ परिवार के अनेक जो संगठन जुड़े हुए हैं, उनका ज़मीनी स्तर पर काम बढ़ा। उन्होंने आदिवासियों में पैठ की और उस आदिवासियों में जो पैठ है उसको कहीं न कहीं बीटीपी ने नुकसान पहुँचाया। इन चुनाव में भी आप देखिएगा कि बड़ा रोचक मुकाबला होना है। और रही बात, अभी आपने एक सवाल किया था कि आखिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्यों आए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पुराने तौर पर संघ परिवार से जुड़े हुए रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। लेकिन आजकल एक नियम हो गया है, पार्टियों को कोई विचारधारा नहीं, सबसे पहला शर्त होती है जिताऊ। जिताऊ आदमी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का हो। वो चुनाव में सबसे बड़ी शर्त होती है जिताऊ की। तो जिताऊ होने के कारण जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। अब कड़ा मुकाबला होने वाला है और संघ परिवार के लोग भी शुरुआती नाराजगी के बाद जुट गए हैं, जैसी हमारी लगातार बात होती रहती है क्षेत्र में। और उसके साथ साथ कांग्रेसी भी जो नाराज थे, कांग्रेस के सामने बड़ी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस एक तरफ तो समर्थन दे रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो तकनीकी रूप से वहाँ मैदान में डटा हुआ है, अरविंद डामोर। तो अरविंद डामोर को सिंबल के साथ लड़ेगा और सिंबल के साथ लड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के जो क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, ट्रेडिशनल वोटर है, तो कुछ न कुछ उनका उनमें बिखराव होगा। तो ऐसे में राजकुमार रौत को नुकसान होने की बड़ी संभावना है। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र जी आपने। संदीप सर, अगला जो है मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पर आदिवासी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। इस बेल्ट में ही नहीं, गुजरात में भी और एमपी में भी उनका ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में दो बड़ी पार्टियां, यानी कि जो रीजनल है भारतीय आदिवासी पार्टी, उनका जन समर्थन अच्छा खासा है उस इलाके में, कांग्रेस का पुराना वोट बैंक वहां पे है। ऐसे में बीजेपी कैसे इस सीट को जीत पाएगी, कैसे साध पाएगी, क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? देखिए, इन सब सवालों से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बाप पार्टी है या बीटीपी जो पार्टी है, उनका समर्थन पब्लिक के साथ इतना जुड़ाव क्यों हुआ जी? उनको जो समर्थन मिला वो क्यों मिला? उनका तरीका ये है कि जो उनका नेता चुनने का या प्रतिनिधित्व जो करने वाला है उसको चुनने का जो तरीका है वो जनता को उस पार्टी के नज़दीक लेके गया जी। अभी तक सिस्टम ये रहता है, या अभी भी कांग्रेस और बीजेपी में सिस्टम ये है कि वहाँ ऊपर से नाम तय होते हैं, आला कमान नाम तय करते हैं और यहाँ वो प्रत्याशी घोषित हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में भी जो ट्राइबल पार्टी हैं उनमें सिस्टम ये है कि वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व एक सभा होती है, वहाँ चुने हुए लोग आते हैं और वो तय करते हैं नाम पब्लिक के बीच में बैठकर। तो उससे ये लगता है कि हाँ, ये हमारा आदमी खड़ा हुआ है। वो उसमें सहमति भी होती है, असहमति भी होती है। अंत में जो सर्वमान्य नाम होता है उसको चुना जाता है। यानी जिस तरह से पुराने गांवों के अंदर ये परंपराएं हुआ करती थी, पंचायत के चुनाव में ऐसी परंपराएं रहा करती थी। हाँ, तो वो आदमी जो निकल के आता है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है, उसके मुद्दे जो होते हैं जनता से जुड़े हुए होते हैं। और आप ये देखें कि आज जो ट्राइबल पार्टी है, भारत ट्राइबल पार्टी है या पुरानी जो आदिवासी पार्टी है, इन दोनों के हैं जो मुद्दे हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज आप देखें कि दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हैं या कांग्रेस हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है ज़्यादा उस पर जोर दे रही हैं, उसके ऊपर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ट्राइबल पार्टी आज भी जो उनके बड़े मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है और पलायन है, तो वो उसी को लेकर जो है वो बात कर रही है और ये सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा समस्या दोनों पार्टियों को लेकर हो रही है कि इनको इस मुद्दे का या इन जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका जो है मुकाबला हम कैसे करेंगे। तो ये समस्या थोड़ी सी आ रही है और यही जो है थोड़ा सा एक अपर हैंड दोनों पार्टियों को देती है। बिल्कुल, मुद्दों को लेकर हम चर्चा और आगे करेंगे। जितेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है, जैसा कि राजकुमार रौत ने ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि और जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं वो सेम नाम से, यानी राजकुमार नाम से और दो उम्मीदवार उन्होंने खड़े करवाए और वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है। ये राजकुमार रौत के लिए कितना जो है चुनौतीपूर्ण विषय रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आदिवासी क्षेत्र है जी, शिक्षा का स्तर भी कम है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो राजकुमार रौत ने जो चिंता जाहिर की है वो कहीं न कहीं सही साबित होगी, क्योंकि जब मतदाता जाता है वोट डालने तो उसके आसपास कोई नहीं होता। और चूंकि आदिवासी और शिक्षा की कमी होने के कारण एक ही नाम होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उस भ्रम में कहीं न कहीं वोटों का बिखराव हो सकता है, तो उनकी चिंता जायज़ है। और आमतौर पर देखो, ये सियासी रणनीति में जो राजनेता है इस तरह का हथियार काम में लेते हैं। कई बार ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पुराने चुनावों पर गौर करेंगे तो एक नाम के कई प्रत्याशी
खड़े करना एक सियासी चाल होती है नेताओं की, और वो चुनाव में हार जीत को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और राजकुमार रौत जो पिछले दूसरी बार विधायक चुन के आए हैं, तो उनका सबसे बड़ा ये है कि वो कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर भी नाराज है, और कांग्रेस की जो रणनीति है उसको लेकर भी उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। संदीप सर, अब अगर हम बात करते हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दों की, कि वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और ज़्यादातर आदिवासी इलाका है, तो वहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया राजस्थान में जितना और इलाकों में हुआ है, तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या रह सकते हैं? जैसे सबसे बड़ी समस्या तो मुझे नज़र आती है शिक्षा और सड़क की, वहाँ पे एक बड़ी समस्या, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुद्दे जैसे पूरे स्टेट में मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दे होते हैं, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें वहाँ भी मुद्दे हैं, लेकिन वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी और रोजगार के नाम पर पलायन। जी, आप देखें कि राजस्थान का युवा है या बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र का युवा है, उसकी सारी क्षमताएं जो हैं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश या गुजरात में जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा जो रोष यहाँ पर हुआ है, और उसी रोष की जो है परिणाम है कि ये भारतीय ट्राइबल पार्टी या भारतीय आदिवासी पार्टी का जन्म हुआ। आप देखें कि कांग्रेस के समय या आगे जो है वहाँ घोषणाएं हुई कि साहब वहाँ पर परमाणु जो संयंत्र लगाया जाएगा या क्रिटिकल केयर जो थर्मल पावर स्टेशन बनेंगे, लेकिन वहाँ अभी तक उनके जो है उस पर काम ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। तो जो उम्मीद जगती है वो उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है। अब बात यह आती है कि युवा जो है खासतौर वहाँ प्रभावित होता है जो उनके मुद्दे की बात उठाता है। सड़क, पानी, बिजली तो मुद्दा है ही है। अब आप देखें कि आप आदिवासी बेल्ट देखें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को देखें, तो वहाँ छोटे छोटे मगरे में जो है ढाणियाँ बसी हुई हैं कि एक छोटी पहाड़ी पर 10 झोपड़े बने हुए हैं या एक में 20 बने हुए हैं। तो वहाँ दिक्कत वहाँ आ जाती है कि वहाँ सड़क का जो है ट्रांसपोर्टेशन की समस्या सबसे बड़ी। तो उनके लिए ये दिक्कत ये आती है कि जब बरसात हो गई तो आपके पास में उस मरीज, कोई वहाँ घर में मरीज हो गया या कोई समस्या आ गई, तो उसको खाट पे उठा के लेके जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा पानी का मुद्दा है कि देखिए, हम कहते हैं कि एक समय था कि बांसवाड़ा जो है वो चेरापूंजी कहलाता था, पानी बरसता था, पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा पानी होता था। हालत यह है कि आज माही डैम जो वहाँ की जीवनदायिनी है, उसका 40 टीएमसी पानी बह के जो है वो गुजरात में चला जाता है। पानी, माही डैम का जो पानी, वो एक जो है अंतर्राज्यीय मुद्दा है, उससे मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, उसका एक पार्टी गुजरात है, एक राजस्थान ने, स्टेट जो है सेंटर है, लेकिन उसका कोई रास्ता ही नहीं निकला। उसमें बहुत बड़ा रोष है कि भाई हमारा पानी जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे, गर्मी में बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। सड़कों की हालत बता रहे हैं कि NH तो बना दिया वहाँ पर, लेकिन आज ये हाल है कि NH की जो है वो मरम्मत की ज़रूरत है, उसको नेशनल हाईवे की मरम्मत की ज़रूरत है। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसान मंडी नहीं है वहाँ पर, तो हम फसल यहाँ उपजा रहे हैं और बेचने के लिए उसका फ़ायदा उठा रहा है मध्य प्रदेश में या गुजरात के अंदर। और इन सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है रेलवे। जी, आप देखें कि आज हम कहाँ तरक्की कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, और बांसवाड़ा में आज रेल नहीं है 75 साल बाद भी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ के लोगों में कुछ रोष तो मौजूद रहा होगा। लेकिन बिल्कुल। एक बात और है जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र भी है और जंगली क्षेत्र भी है, और वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टापूज भी हैं, तो एक पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उसको अगर उस पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छे रोजगार के साधन बन सकते हैं। लेकिन इतने सालों में किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या इसको लेकर के भी वहाँ के युवाओं के मन में कुछ बात है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। पर्यटन एक ऐसी व्यवस्था है, पर्यटन से कई देशों में तो इकोनॉमी पर्यटन से चल रही है। और जैसा आपने फरमाया कि जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर्यटन की दृष्टि से, जैसे माही डैम है, माही डैम को भी अगर पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जाए तो वहाँ भी उसको, उसमें काफ़ी सैलानी को, गुजरात पास में है, गुजरात काफ़ी रिच प्रदेश माना जाता है, तो वहाँ से सैलानी आते हैं। और माउंट आबू में ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो गुजरात के होते हैं। तो इस तरह से टूरिस्ट, अगर अच्छे पर्यटन स्थल विकसित होंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरा, मैं आपको धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बांसवाड़ा जिले में जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है और बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम उत्तर भारत के आदिवासियों का सबसे बड़ा, जो दर्जा हरिद्वार का या कुंभ का होता है ना, वही दर्जा आदिवासियों में बेणेश्वर धाम का माना जाता है। एक बड़ी रोचक परंपरा है आदिवासी समाज में, वो अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी कहीं न कहीं जो अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए भी बेणेश्वर आते रहे। तो उसको अगर विकसित किया जाए, बेणेश्वर धाम है, त्रिपुरा सुंदरी माता जी के मंदिर में देश विदेश के लोग, कई विदेशों से भी लोग आते हैं, तो अगर उनको डेवलप किया जाए, सरकार उन पे आधारभूत सुविधाओं का विकास करे तो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे तो आदिवासियों को जो पलायन है, आदिवासियों को वहाँ पलायन एक बड़ी समस्या है।
लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र तक उद्योग धंधों में काम करने के लिए, मजदूरी के लिए जाते हैं और उनका पलायन लगातार चलता रहता है। उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर भी हालांकि काम हुआ है, लेकिन और भी अधिक काम किए जाने की ज़रूरत है। हाँ, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शासनकाल में 10 वर्ष के शासनकाल में कई अच्छी योजनाएं भी आई है, जिनका भी आदिवासी क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ मिला है। और खासकर महिला स्वावलंबन की दिशा में भी जो स्वयं सहायता समूह की दिशा के मैंने आंकड़े देख रहा था, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। तो इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जिससे आदिवासियों को पलायन रुक सके और साथ के साथ रोजगार के साधन स्थानीय स्तर पर विकसित हो। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कुछ वहाँ विकास काम हुए। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये 10 साल जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहे, केंद्र सरकार में बीजेपी रही है, क्या वहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में वहाँ के स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में काम किए हैं, क्या उनकी विकास परियोजनाओं पर मोहर लगेगी? क्या है सोच वहाँ के लोगों की? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए विकास सब चाहते हैं जी, ठीक है, स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं या प्रमुखता रखते हैं, लेकिन जो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि देखिए साक्षरता बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। यूथ जो है वो बढ़ रहा है, वो बात करता है आरक्षण की, वो बात करता है, उस आरक्षण की बात करता है रोजगार के लिए। रोजगार वो चाह रहा है, जो पढ़ा लिखा भी है वो भी चाह रहा है और जो अनपढ़ है वो भी चाह रहा है। लेकिन जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो पलायन नहीं रुक पाएगा। तो डेवलपमेंट सब चाहते हैं, और डेवलपमेंट ये भी चाहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी, तो वो ये एक परसेप्शन हो रहा है कि भाई जब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे तो रोजगार जो है प्रचुर उपलब्ध होगा। और उसको देखते हुए कि हाँ ठीक है, वो सही बात है आपकी कि आरक्षण या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और वो भी असर डालता ही डालता है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। 2 योजना की बात की थी अभी प्रधान जी ने, तो 2 बड़ी जो है योजना है वो है उज्ज्वला योजना और मुद्रा योजना। अब देखिए आज से साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले तक बात करें तो इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के आंकड़े देखें तो हम देख रहे हैं कि बहुत ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं चेंज हुई, वो दूसरा सिलेंडर अब जो है वो उनकी कीमत घटा दी गई है, तो इसलिए वो धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उज्ज्वला योजना का जो है घर घर में जो है उसका फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे ही मुद्रा योजना के आंकड़े बहुत निराशाजनक थे आदिवासी बेल्ट के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे जो है अपना रोजगार जो है बनाने वाली बात है, उसके लिए मुद्रा योजना बहुत जो है कारगर साबित हो रही है, तो लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका असर होना लाजमी है, बिल्कुल असर होगा इसके ऊपर। क्योंकि जो उज्ज्वला योजना है वो शायद उस बेल्ट में, जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे वो ज़्यादा प्रभावी है। बिल्कुल प्रभावी है। बिना कुछ किए ही वो एक सीधा सा संदेश है कि हाँ कुछ योजनाएं हमारे लिए जो है सरकार ने यहाँ पर। देखिए अभी चर्चा हो रही थी कि भाई वहाँ का आज भी आदिवासी 2 कपड़ों में जिंदगी निकाल देता है, तो उनके लिए यदि आप सस्ता ईंधन उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए लकड़ी की कमी नहीं है, उनके लिए ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन जो स्वच्छ ईंधन जो है, जो सेहत के लिए, वो लोग धीरे धीरे समझने लग गए हैं। अब वो सरकार ने भी इस तरह की योजना बना दी है, तो उसका लाभ वो उठा रहे हैं, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे उज्ज्वला योजना जो है बहुत ही प्रभावी योजना आदिवासी बेल्ट के लिए बहुत रहेगी। माथुर साहब, वहाँ इस दौरान जो शौचालय निर्माण का काम है वो काफी बड़े पैमाने पर हुआ है, और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत जो घर बनाने की का लाभ भी आदिवासियों को मिला है। लेकिन अब वो ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि कितना मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला, वो एक अलग विषय है, लेकिन काम जरूर हुआ है और उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर विकास पहुंचेगा लोगों तक तो लोगों की भावनाएं भी जुड़ेगी। अच्छा संदीप सर, अब आखिरी में आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी क्या राय देना चाहेंगे? आज आप उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी, तो वो उससे उम्मीद करेंगे जिसको आप मतदान करेंगे, जिसको आप मत देके उसको विजयी बनाएंगे। तो इसलिए मतदान करें अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। जितेंद्र जी, आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए? मेरी सभी से ये अपील है कि सभी लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने वोट देके आहुति दें, जिससे कि 100% मतदान का जो चुनाव आयोग का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारी भी आप सब दर्शकों से यही अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना कीमती वोट जरूर दें। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने एक बहुत ही बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।